नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राग विराग के अंतर्गत राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, जिसके संपादक हैं राम विलास शर्मा। इसके पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर एक बार देखें राम की शक्ति पूजा को, फिर इस वीडियो को देखें सरोज स्मृति को। सरोज स्मृति, जैसा कि आपको पता होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री का नाम है सरोज और स्मृति मतलब याद। उनकी पुत्री की अल्पायु में ही निधन हो जाती है, जिसकी याद में ये कविता लिखी जाती है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि शोक गीत या एलेजी सरोज स्मृति निराला के द्वारा अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखी गई कविता है। यह कविता शोक गीत या एलेजी की श्रेणी में आती है, जिसमें प्रियजन की मृत्यु पर भावों के निविड़ उच्छ्वास तथा प्रियजन के अभाव से उत्पन्न वेदना अनुभूति की तीव्र और तात्कालिक अभिव्यक्ति होती है। हिंदी में सरोज स्मृति अब तक अपने ढंग की अकेली कविता है। यूँ कुछ समीक्षकों ने इस कविता से पहले प्रकाशित प्रसाद के आंसू को शोक गीत या विलाप काव्य के रूप में रेखांकित करना चाहा था, किंतु अब यह बात सर्वतः स्वीकृत है कि आंसू विरह काव्य है, शोक काव्य नहीं। दो एक छिटपुट कवि कवयित्री के नाम इस क्षेत्र में और गिनाए गए हैं, किंतु ये ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखाई नहीं है। हम कह सकते हैं कि सरोज स्मृति हिंदी की प्रथम सार्थक शोक गीतात्मक कविता है और अब तक वह इस क्षेत्र में एकाधिपत्य जमाए हुए हैं। सरोज स्मृति का आरंभ सरोज के देहावसान के भावनात्मक किंतु संयत स्मरण के साथ होता है। निराला यहाँ भाव विगलित नहीं है, वे तत्कालिक अभाव की कचोट से उबर चुके हैं और कहते हैं कि उनविंश पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरन तनये ली कर दृक्पात तरुण जनक से जन्म की विदा अरुण। गीत मेरी तज रूप नाम वर लिया अमर शाश्वत विराम पूरे कर सुचितर सपर्याय जीवन के अष्टादशाध्याय। चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण कह पित पूर्ण आलोक वरण करती हूँ मैं यह नहीं मरण सरोज का जयति शरण तरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि रूपक और श्लेष अलंकारों का अनुरंजनकारी प्रयोग ही यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कवि शोकाकुल नहीं है। कविता यूं भी अनुभवात्मक स्थिति में नहीं लिखी जाती, वह तो तब लिखी जाती है जब कोई घटना या स्थिति कवि का अनुभव बन चुकी होती है। निराला तो वैसे भी अपनी निर्व्यक्तिकता के कारण अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। समापन की स्थिति ठीक उल्टी है। यहाँ निराला का संयम ढह जाता है और वे दिवंगता कन्या के मर्माहत पिता के रूप में लक्षित होते हैं। यह वेदना, यह कचोट, यह आत्मभर्सना और यह निर्वेद मन को वेद देने वाला है। और कहते हैं मुझ भाग्यहीन की तू संबल युग वर्ष बाद जब हुई विकल दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही हो इसी कर्म पर वज्रपात कन्यगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। रचना का आरंभ भी सरोज के देहावसान के स्मरण से हुआ है और समापन भी, किंतु कवि अवसान में टूट जाता है, ढह सा जाता है, जबकि आरंभ में वह गंभीर वर्णना शक्ति संपन्न रचनाकार बना रहता है। एक कारण यह है कि आरंभ में कवि के समक्ष सरोज के जीवन की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करनी है और उसी के संदर्भ में अपने विचार भी देने हैं। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण कारण कवि यौनोचित संवेदनशील मानसिकता से संबंधित है। आरंभ में सरोज के दिवंगत होने का एक करुण उल्लेख भर है, क्योंकि वह अतीत की घटना के रूप में स्मृति शेष रह गई है, पर पूरी कविता के लेखन क्रम में सरोज की जीवन यात्रा के कतिपय संदर्भों के उरेहने के साथ साथ कवि जैसे उसके साथ ही जीने लगता है और अंत में जब उसके मरण का प्रसंग आता है तो निराला उसके वास्तविक देहावसान जन्य शोक की स्थिति में पहुंच जाते हैं।
सरोज रचना के अंत में एक बार पुनः मरती है, वास्तविक घटना की एक मानसिक पुनरावृत्ति होती है जो शायद यथार्थ से अधिक त्रासद है। सरोज स्मृति का समापन कवि के सहज साधारण मनुष्य होने का बोध देता है। यदि यह बोध या अनुभव पाठक को न मिलता तो निराला एक कुशल कवि कलाकार ही माने जाते। एक सहृदय मानव या पिता के रूप में उनकी छवि धूमिल ही रहती है। किसी अत्यंत आत्मीय के निधन के उपरांत उसकी स्मृति में अश्रुमय होना न दुर्बलता है और न कायरता, यह विशुद्ध मानवपन है। निराला थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह गए हैं, फिर भी जैसे मन भर आया हो और भाषा की शक्ति जवाब दे गई हो और बहुत कुछ अनकहा रह गया हो। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि समापन को छोड़कर समूची रचना में कवि की निजी व्यथा उसकी सामाजिक चेतना पर हावी नहीं हो सकी है, बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि निराला ने सरोज की जीवन रेखाओं के ब्याज से अपने साहित्यिक संघर्ष तथा सामाजिक कुरीतियों के विषय में बहुत कुछ कहा है। ऐसे स्थलों पर व्यक्तिगत संदर्भ अंतर्निहित हो गया है और कवि हडसन की ही शब्दावली में अपने विषय पर चिंतन करता हुआ उससे तत्काल उठे प्रश्न अथवा जीवन और नियति की गंभीरतम समस्याओं पर विचार करने लगा है। एक उदाहरण ले, निराला आरंभ में सरोज के देहावसान व का भावात्मक कल्पनात्मक वर्णन करने के अनंतर सरोज का समुचित भरण पोषण न कर पाने की अपनी अक्षमता स्वीकार करते हैं और कहते हैं, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। किंतु निराला अकर्मण्य या धनार्जन में अक्षम नहीं थे। उनका अहम यानी ईगो यहीं से उभरने लगता है। यद्यपि सफाई देने के अंदाज में कहते हैं, जाना तो अर्थागम पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लेख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, सुचिते पहना कर चिनाशुंक रखा सका न तुझे, अतः दधिमुख छिन्न का न छीना कभी अन्न, मैं रख न सका वे दृग विपन्न। इसके बाद व्यक्तिगत संदर्भ विस्मृत हो जाता है और कवि का अहम मुख्य भूमिका में आ जाता है। निराला अपनी अकिंचनता को हिंदी सेवा के उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। यद्यपि वे चाहते तो पद की अपेक्षा गद्य में लिखकर धनार्जन कर सकते थे, क्योंकि उनकी गति गद्य में भी पद जैसी ही प्रखर थी। और एक पंक्ति है कि सोचा है नत हो बार बार, यह हिंदी का स्नेहो पार, है नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर, अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध साहित्य कला कौशल प्रबोध, है दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहीं प्राप्ति को समाधान, पार्श्व में अन्य रक कुशल हस्त, गद्य में पद में समाभयस्त। जाहिर है कि सरोज यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ सिर्फ निराला जो गद्य और पद्य की रचना में अपनी समान क्षमता का हवाला दे रहे हैं। हवाला इसलिए कि वे सरोज स्मृति के लेखन कला तक गद्य में भी बहुत कुछ लिख चुके थे, जिसकी साहित्य जगत में चर्चा हुई थी। इसके आगे तो निराला ही निराला बच रहते हैं, वे हैं और उनका साहित्यिक संघर्ष। और कहते हैं कि देखे वे हंसते हुए प्रवर जो रहे, देखते सदा समर, एक साथ जब सत घात घूर्ण आते थे मुझ पर, तुले पूर्ण देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रण कौशल, व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, क्रोध युद्ध का रुद्ध कंठफल और परिणति होती है। निराला के इस अडिग आत्मविश्वास में कि सारे साहित्यिक विरोधों के बाद भी वे महान कवि के रूप में प्रतिष्ठित होंगे और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन का रवि लेकर कल तुलिका कला, देखो क्या रंग भरती विमला, वांछित उस किस लंछित छवि पर फेरती स्नेह की कूची भर। निराला का यह आत्मविश्वास अभी न होगा मेरा अंत शीर्षक कविता में पहले भी प्रकट हुआ था। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा, निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर परिमल। यही मनोभाव उनकी अंतिम कविता पत्रोत्कुंठित
जीवन का विश्व में भी व्यक्त हुआ है, जहाँ वे कहते हैं कि पुनः सवेरा एक और फेरा ही जी का सांझ काकली प्रकट है कि सरोज स्मृति के इस अंश में वे सरोज की मृत्यु के प्रसंग से कटकर अपने काव्याभिमान और उसके बहाने युगीन साहित्यिक प्रवृत्ति पर केंद्रित हो गए हैं। बात यहीं विरमित हो जाती है। कवि को शायद लगा होगा कि वह मूल विषय से कुछ दूर आया, अतः वह आगे के प्रकरण का आरंभ अस्तु कहकर करता है, किंतु बात यहीं समाप्ति नहीं होती। कुछ दूर तक सरोज के बचपन की कहानी कहने के बाद वे पुनः अपने साहित्य कर्म और तत्कालीन संपादकों की मनोवृत्ति तथा हैसियत को उजागर करने लगते हैं और कहते हैं कि लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पर सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर लौटी लेकर रचना उदास ताकता हुआ मैं दिशाकाश बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था गुन गुन कर। संपादक के गुण यथाभ्यास पास की नोचता हुआ घास अज्ञात फेंकता इधर उधर भाव की चढ़ी पूजा उन पर। यहाँ भी सरोज कहीं नहीं है। निराला ने यहाँ कोई विचार या दर्शन नहीं प्रस्तुत किया है, किंतु इससे उनके समय के साहित्यिक परिवेश की पूर्वाग्रस्तता का परिचय अवश्य मिल जाता है। निराला के सामाजिक विचार सरोज के विवाह के प्रसंग में व्यक्त हुए हैं और वे भी पूर्वोक्त काव्य प्रसंग की ही बातें सरोज से जुड़े होकर भी लगभग स्वतंत्र हैं। इन पर आगे विचार किया जाएगा। शोकगीति की वेष्टि से समष्टि तक प्रसरणशीलता के भी संस्कृत के विलाप काव्य से इसे पृथक और विशिष्ट बनाती है। यह अवश्य है कि व्यक्तिगत प्रसक्ति और अभाव जन्य निजी वेदना की सीधी किंतु मर्मवेदी व्यंजना में संस्कृत के कवियों की समक्षता में किसी भी कवि को रख पाना शायद संभव नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में भिन्न प्रकृति की रचना है। सरोज स्मृति के संदर्भ में उसकी चर्चा की कुछ एक बिंदु ही हो सकते हैं। मसलन मुक्तिबोध ने सिर्फ फिरे पागल के माध्यम से जो एक मुक्ति गीत रचना के बीच रख दिया है उसे शोकात्मक ही मानना होगा। संदर्भ व्यापक है, समष्टिगत है। शोक गीत के चौथे प्रकार जिसमें सरोज स्मृति कविता रखी गई है कि यह मान्यता कि इसमें कवि व्यक्तिनिष्ठ प्रकरण से कटकर जीवन और नियति की गंभीरता समस्याओं पर विचार करने लगता है। अंधेरे में के इस अंश को उद्धरणीय सिद्ध करती है। मृत्यु का उल्लेख आवश्यक ही हो तो वह भी यहाँ है। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मृत्यु प्रसंग से जिस प्रकार की विरक्तना मन में उपजती है, जो सरोज स्मृति के अंत में कवि में उपजती है, वह काव्यांश में आद्योपांत विद्यमान है। कुछ पंक्तियाँ ले सकते हैं। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उदरंबरी बन अनात्म बन गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज़्यादा लिया, बहुत बहुत कम, मर गया देश, लोक हित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा से माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, विवेक बघार डाला, स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गए, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। यहाँ मृत्यु किसी आत्मजन की नहीं हुई है, एक समुची पीढ़ी की आत्मा की हुई है। शोक काव्य कभी कभी जातीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का भी रूप ले लेता है। हडसन द्वारा विवेचित द्वितीय प्रकार मुक्तिबोध का यह गीत इस श्रेणी में भी आता है। यह शोकाभिव्यक्ति है। मुक्तिबोध ने स्वयं इसे करुणा रसाल हृदय के स्वर कहा है। निराला ने जैसी आत्मवर्षना तथा आत्मगिलानी को सरोज स्मृति के आरंभिक अंश में अपनी विपन्नता के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी है, अंधेरे में शोक काव्य नहीं है। संदर्भित अंश समूची कविता के 3.5% अंश 45 पृष्ठ की कविता में मात्र 1.5 पृष्ठ
में अधिक नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसका आप विस्तारित रूप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी मूल पुस्तक को लेना आवश्यक है। उसमें आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा, जो कि परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे एक भी आपसे छूट ना सके। तो हम कहना चाहेंगे कि आप एक बार अवश्य इसके मुख्य पुस्तक को अवश्य पढ़ें और सरोज स्मृति को अच्छे से समझें। उसके बाद इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से मेहनत कीजिए और ऐसा मेहनत कीजिए कि आपको कामयाबी हाथ लगे और आने वाला समय आपका हो और आप एक सरकारी नौकरी के रूप में दिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।